इफ यू टॉक अबाउट नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसके ऊपर लगने वाले जो फोर्सेस होंगे, जब इन दोनों का बीच में सेपरेशन मैक्सिमम हो जाएगा, स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन होगा, तो इनकी वेलोसिटीज खत्म हो जाएंगी, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, अब यहां पर देखो y0 dy0, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो गया। यहां पे x0 dx0, तो फिर से पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो गया। तो बाकी दोनों प्रोसेस में वर्क तो हो नहीं रहा। तो ओवरऑल वर्क देखो। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुशांत और मैं आपका वेलकम करता हूं मंजिल प्रैक्टिस सीरीज में। आज हम लोग बात करेंगे पीवाईक्यूज की, और वो भी कौन से चैप्टर के, वर्क एनर्जी पावर के। ठीक है, इससे पहले भी हम लोगों ने इस सीरीज में कई सारे वीडियोस ला दिया है, वो आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर ही सकते हो। तो चलो फटाफट देखते हैं वर्क एनर्जी पावर के पीवाईक्यूज। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है सिंपल कांस्टेंट फोर्स के वर्क का। देखो पहला, इसमें कई सारे स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं और हमको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है वर्क डन बाय अ पर्सन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय मींस ऑफ अ रोप टाइड टू द बकेट इज नेगेटिव। और दूसरा स्टेटमेंट है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय अ रोप टाइड टू द बकेट इज नेगेटिव। ऑलराइट, ये दोनों स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। अगर ऐसा हमारे पास एक बकेट है, इसको अगर आप ऊपर की तरफ लिफ्ट करना चाहते हो तो फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा और mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा, वेट इसका mg ऐसा नीचे की तरफ और अप्लाइड फोर्स ऊपर की तरफ। ये ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट इसका ऐसा ऊपर की तरफ हुआ। तो देखो डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन बाय फोर्स ये तो होगा ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव होगा। वेयर एज वर्क डन बाय mg ये होगा लेस देन जीरो, क्योंकि mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ 180 डिग्री का एंगल। तो ऑप्शन ए तो गलत है, ये नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है। ऑप्शन बी सही है, वर्क डन बाय mg इज नेगेटिव। ऑप्शन सी देखते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इज पॉजिटिव। नहीं, अगर एक बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर की तरफ लगेगा, 180 डिग्री का एंगल, तो ये वर्क होगा नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं। Work done by an applied force on a body moving on rough horizontal plane with uniform velocity is zero. नहीं, ऑप्शन डी क्यों गलत है? क्योंकि आप देखो ऑप्शन डी के लिए आप ऐसा बोल सकते हो कि एक बॉडी था, ये ऐसा एक रफ सरफेस पे चल रहा है, तो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तभी भी इसके ऊपर एक फोर्स हमको लगाना पड़ेगा जो कि फ्रिक्शन को ओवरकम करे, और इसलिए ये फोर्स लग रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सारे फोर्सेस का ओवरऑल वर्क जीरो होगा, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। लेकिन वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ये जीरो के इक्वल तो नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन ई वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस ऑन एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम इज नेगेटिव। हाँ, ये सही है। अगर एक ऐसा पेंडुलम है, ठीक है, इस पेंडुलम की किसी भी टाइम पर अगर हम लोग वेलोसिटी देखें, जिस भी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसा एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा होगा, और इसलिए इसका जो ओवरऑल वर्क होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जिधर की तरफ हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसलिए वर्क नेगेटिव होगा। तो ऑप्शन ई सही है। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए बी और ई, मतलब ए हमको सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहां लिखा हुआ है अरेंज द 4 ग्राफ्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टोटल वर्क डन। अब देखो, अगर आपको एरिया से वर्क निकालना है, समझो ये वर्टिकल एक्सिस पर है फोर्स और ये आर, तो एफ आर कर्व में इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में अगर आपको वर्क निकालना है तो सिंपली ऐसा आर आई आर एफ, ये कर्व और आर एक्सिस के बीच का एरिया कैलकुलेट कर दो। ये एरिया हमको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, और यही तो वर्क भी हो जाता है, वर्क डन, है ना। और इसलिए मैं बोल सकता हूं यहां पर देखो, पहले केस में जो कुछ भी एरिया है A1
वही हो जाएगा W1 के इक्वल। दूसरे केस में देखो, पहले केस में जितना एरिया था उसी एरिया में थोड़ा और एरिया ऐड कर दिया, ये वाला एरिया ऐड हो गया A2, तो मैं बोल दूंगा कि A1 प्लस A2 हो गया W2 जो कि W1 से ज्यादा है। तीसरे केस में ये पूरा एरिया A1 प्लस A2 के अलावा ये कुछ और एरिया ऐड हो गया A3। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा क्योंकि जरूरत नहीं पड़ रही है। A1 प्लस A2 प्लस A3 ये हो गया W3 के इक्वल। कंपैरेटिव एनालिसिस से हमारा काम चल जा रहा है। चौथे केस में बहुत सारा हिस्सा ऐसा नीचे की तरफ है, तो W4 तो मुझे देख करके ही लग रहा है ये नेगेटिव है, तो W1 से भी छोटा होगा। तो सबसे ज्यादा है W3, उससे छोटा है W2, उससे भी छोटा है W1 और W1 से भी छोटा है W4। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है कंसिडर अ फोर्स F इज इक्वल टू माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम A 1,0 टू B 0,1 along the line segment is। ठीक है, अब आप देखो यहां पर फोर्स है वेरिएबल, तो अगर मुझे ऐसा फोर्स किसी ने लिख दिया F इज इक्वल टू माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, छोटे से डिस्प्लेसमेंट dr जो कि xy प्लेन में होगा, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, dx आई कैप प्लस dy जे कैप। और अगर मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया तो F डॉट dr मुझे मिलेगा माइनस एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। एक्स डायरेक्शन का फोर्स जो होगा एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल, वाई डायरेक्शन का फोर्स वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल। ये हो गया इन्फिनिटेसिमल वर्क जो थोड़े से डिस्प्लेसमेंट में होगा। तो ओवरऑल वर्क अगर मुझे निकालना है तो मैं लिखूंगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई, और लिमिट्स डालेंगे। देखो एक्स की लिमिट कहां से कहां तक है, 1 to 0, और y की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 to 1। ऑल राइट, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स भी डाल देंगे, 1 to 0 देन 0 to 1। ये आएगा मेरे ख्याल से माइनस हाफ, माइनस माइनस प्लस, और वो प्लस हाफ, तो ये आ जाएगा 1 जूल, है ना। तो ओवरऑल वर्क हो जाएगा 1 जूल। थर्ड क्वेश्चन का आंसर 1 जूल। तो देखो पहला क्वेश्चन था कांस्टेंट फोर्स के ऊपर उसका वर्क, दूसरा क्वेश्चन जो था वो एरिया से वर्क कैलकुलेशन, और तीसरा क्वेश्चन में हमको वर्क डन निकालना था वेरिएबल फोर्स का। ठीक है, और ओके चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक ऑफ मास m is kept on a platform which starts from rest with a constant acceleration g by 2 upward as shown in the figure, work done by normal reaction on block in time t। अब देखो अगर g by 2 एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो टाइम t में जो डिस्प्लेसमेंट होगा ऊपर की तरफ, रेस्ट पर से शुरू हुए तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय g by 2 मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर। क्या ये gt स्क्वायर बाय 4 होगा, है ना। फर्दर इफ यू टॉक अबाउट नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसके ऊपर लगने वाले जो फोर्सेस होंगे ये ब्लॉक के ऊपर, एक तो हुआ mg नीचे की तरफ और दूसरा होगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर की तरफ, राइट। mg नीचे की तरफ और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर की तरफ, ये mg और ये n। नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन विल प्रोवाइड एक्सेलरेशन टू दिस ब्लॉक, तो फॉर दिस ब्लॉक n माइनस mg, ये ऊपर की तरफ हुआ नेट फोर्स n माइनस mg। क्या इसी को हम इस ब्लॉक का मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन जो कि है g by 2 ऐसा लिख सकते हैं। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू आ गई mg by 2, और mg by 2 और mg को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3mg by 2। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कांस्टेंट है, अगर ये फोर्स कांस्टेंट है और इसी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं ns, जो कि कितना हो जाएगा, आई थिंक ये हो जाएगा 3m, g तो दोनों जगह से मिल रहा है, g स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8।
ठीक है, तो ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा 3/8 mg² t², और ये क्वेश्चन नंबर था 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, पार्टिकल ऑफ मास 500 ग्राम is moving in a straight line with velocity b x power 5/2. Work done by the net force during its displacement from x is equal to 0 to x is equal to 4 मीटर, b की वैल्यू 0.25 है। हम जानते हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि हो जाएगा m/2 v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। इतना सही है। चलो अब वैल्यूज डालते हैं। अब अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, देखो यहां पे मैं लिखना शुरू करता हूं। वर्क यहां से आएगा 1/2, मास भी मैं लिखता हूं हाफ किलोग्राम को 1/2 लिख दूंगा, बी स्क्वायर में बाहर ला देता हूं, बी स्क्वायर बाहर लेके आता हूं, ठीक है। अच्छा अंदर आएगा x पावर 5 मतलब 4 पावर 5 माइनस x पावर 5, शुरुआत का x का वैल्यू कितना है 0, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है 0.25 है, 0.25 मतलब 1/4, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 1/4 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4, 1/4 क्यूब, तो 4 पावर 5 अपॉन 4 क्यूब, ठीक है, ये हो गया जूल। तो क्या ये 16 जूल हो गया? तो करेक्ट आंसर है इसका 16 जूल, ऑप्शन डी, ठीक है। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। ये था क्वेश्चन नंबर 5। आराम से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per the given figure, two blocks each of mass 250 gram are connected to a spring of constant 2 Newton per meter. If both are given velocity v in opposite directions, then maximum elongation of the spring is. अब देखो इन दोनों को कुछ वेलोसिटी आपने दिया इधर की डायरेक्शन में और इधर की डायरेक्शन में, तो जब x is equal to x max होगा, in that case velocity will vanish, velocity will vanish। जब इन दोनों का बीच में सेपरेशन मैक्सिमम हो जाएगा, स्प्रिंग में मैक्सिमम एलोंगेशन होगा, तो इनकी वेलोसिटीज खत्म हो जाएंगी, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फर्दर दूर जाएंगे, फर्दर दूर जाएंगे तो मैक्सिमम एलोंगेशन नहीं होगा। तो आप देखो कि इस पूरे सिस्टम पर सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग फोर्स का वर्क हो रहा है, और इसका मतलब है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ओवरऑल एनर्जी कंजर्व रहेगी। शुरुआत की पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी 0, और काइनेटिक एनर्जी कितनी थी हाफ mv², दोनों ब्लॉक्स का, मतलब कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बाद में जब ये रेस्ट पर आ जाएंगे तो स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x मैक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो कि शुरुआत की पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो x मैक्स मैक्सिमम एलोंगेशन जो होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो हाफ हाफ कैंसिल होगा, 2m अपॉन k का रूट अंडर रूट 2m अपॉन k, और साथ के साथ में वेलोसिटी वाला टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखते हैं, कांस्टेंट है 2, मास है 250 ग्राम, 250 ग्राम का मतलब क्या होता है 1/4 किलोग्राम। तो देखो यहां वैल्यूज पुट करोगे, 2 है, यहां पे 2 है और यहां 1/4 है, तो इफेक्टिवली 1/4 का रूट तो v/2 है ना। तो ये x मैक्स जो होगा, x मैक्स हो जाएगा v/2, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर लिखा हुआ है, ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड enters a rough surface ranging from x is equal to 0.5 to x is equal to 1.5. Retarding force in this range of rough surface is related to distance by f is equal to minus kx, where k is equal to 12 Newton per meter, speed of the block as it just crosses the rough surface. हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये वेरिएबल फोर्स है, इसका जो भी वर्क होगा वो हो जाएगा
दो तरीके हैं इसको करने के। चूंकि हम लोग वर्क एनर्जी पावर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम इसको क्या करते हैं, हम लोग कर लेते हैं इसको वर्क एनर्जी पावर से, ठीक है। तो मैं बोलूंगा वर्क होगा, देखो, माइनस के एक्स डी एक्स, एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन कर देता हूं मैं, ठीक है। ये तो हो जाएगा वर्क, कहां से कहां तक, 0.5 टू 1.5, मतलब 1/2 से 3/2 तक इंटीग्रेशन करूं क्या, ये आ जाएगा माइनस के x²/2, ठीक है, और लिमिट में डाल दूंगा हाफ 3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -k/2, 9/4 - 1/4, 8/4 हो जाएगा क्या, 8/4 मतलब कि 2, है ना, यही आएगा ना, 9/4 - 1/4, 8/4 मतलब कि 2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, -k। चलो वर्क तो -k के इक्वल हो गया, मतलब -12 न्यूटन। अब हमको ऐसा बोल रहे हैं कि शुरुआत में स्पीड थी 4, तो हम बोल सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब m/2, 2/2 फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ये था वर्क के इक्वल, जो कि हो गया -12, माइनस के आया था -12, ठीक है। तो यहां से v फाइनल स्क्वायर हो जाएगा 16 - 12 मतलब कि 4, या फिर v फाइनल की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड, v फाइनल की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, अगेन वेरिएबल फोर्स लिखा हुआ है, पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ वेरिएबल फोर्स F इज इक्वल टू 4xi कैप प्लस 3y² j कैप इन अ हॉरिजॉन्टल xy प्लेन, assume distance in meters and force in Newton if particle moves from point 1, 2 to point 2, 3 in the xy plane, then kinetic energy changes by। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज सिंपली वर्क के इक्वल होगा, है ना, तो डेल्टा के ई इज इक्वल टू डब्ल्यू, जो कि हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर इन सूटेबल लिमिट्स, ठीक है। फर्दर हमारे पास डी आर वेक्टर क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा था डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ठीक है। तो एफ डॉट डी आर ये तो आएगा 4x/dx प्लस डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं 3y² dy। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर अगर मैं करूंगा, वर्क कैलकुलेट करना चाहूंगा, तो ये हो जाएगा 4, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन लिख रहा हूं x²/2, इसका इंटीग्रेशन होगा, और x की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 to 2, प्लस 3y³ 3y³ सिंपली क्या हो जाएगा, y³, और इसकी लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 2 to 3। चलो कैलकुलेट करते हैं, यहां से भी ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये बेसिकली बन जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं, तो वर्क हमको मिलेगा 2, ठीक है, उसके बाद में यहां पर 4 - 1 3 प्लस 3 × 3 × 3 27 - 8, 27 - 8 कितना होगा, 19 होगा, 27 - 8 19, ठीक है। तो क्या ये 25 जूल हुआ, ये तो आया वर्क, और यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, है ना। तो 25 जूल इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 25 जूल। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अगला सवाल, इन द गिवन फिगर द ब्लॉक ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द पॉइंट A, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक व्हेन इट रीचेस पॉइंट B इज। अब देखो ये ऐसा मूव कर रहा है, तो और कोई फोर्स का वर्क नहीं हो रहा है, सिर्फ mg का वर्क हो रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, वर्क डन बाय mg, इसको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से भी कर सकते हैं और वर्क एनर्जी थ्योरम से भी। नीचे की तरफ mg एक्ट कर रहा था, नीचे की तरफ mg एक्ट कर रहा था,
है ना? क्या मैं बोल सकता हूं वर्क डन बाय mg वाई नॉट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए। टॉप मोस्ट पॉइंट पर तो कुछ काइनेटिक एनर्जी थी नहीं, है ना? तो पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी जो कुछ भी होगी वो सिंपली mg वाई नॉट हो जाएगी क्या? तो ये हमारा ऑप्शन डी इसका सही हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लिखा हुआ है बॉडी ऑफ मास m ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h रीचेस द ग्राउंड विद अ स्पीड 0.8 रूट gh, वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इज। देखो वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, इसको मैं WF लिख देता हूं, प्लस वर्क डन बाय mg, क्या ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा? तो जब ये नीचे आया तो m चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सबसे नीचे आएगा तो हाफ m, और ये वेलोसिटी का स्क्वायर 0.8 का स्क्वायर कितना होता है 0.64 मल्टीप्लाइड बाय GH। सही है। अगर h हाइट से नीचे लेकर के आए तो आप देखो ऐसा h हाइट नीचे जब आया mg भी नीचे ही एक्ट कर रहा है जो कि एक कांस्टेंट फोर्स है, तो mg का वर्क कितना होगा mgh, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा यहां से देखो 0.32 mgh माइनस mg का वर्क मतलब mgh, और ये हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से 0.68 mgh माइनस साइन के साथ। ठीक है, ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा 0.68 mgh, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए इस सवाल का जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है particle which is experiencing a force given by F is equal to 3 I cap minus 12 j cap undergoes a displacement of d is equal to 4 I cap. If the particle had a kinetic energy of 3 joule at the beginning of the displacement, what is the kinetic energy at the end of the displacement? तो देखो वर्क डन कांस्टेंट फोर्स है F डॉट S, या यहां पर F डॉट D हमारे केस में, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट में लूं तो सीधे सीधे 12 जूल आएगा, और ये हो जाएगा कि किसके इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 3 है, तो यहां से फाइनल काइनेटिक एनर्जी एक लाइन में आप लिख सकते हो 15 जूल। 15 जूल इसका करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन डी पर आप टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। wedge of mass m is equal to 4m lies on a frictionless plane. Particle of mass m approaches the wedge with speed v. There is no friction between the particle and the plane or between the particle and the wedge. Maximum height climbed by the particle on the wedge is given by. All right, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक नया पेज खोलते हैं। यहां देखो आप, एक ऐसा वेज है, ये एक सरफेस पर चल रहा था, मतलब सरफेस पर चल तो क्या रहा था, चलना पड़ेगा बाद में। इसके ऊपर एक पार्टिकल था, शुरू शुरू में यहां पर ऐसा एक छोटा सा बॉडी चल चल के आ रहा था कुछ वेलोसिटी v नॉट से, ये ऐसा वेलोसिटी v नॉट से चल के आ रहा था। थोड़ी देर बाद इस वेज के ऊपर ये पार्टिकल आ गया। जब ये मैक्सिमम हाइट पर आ जाएगा तो क्या क्या हो रहा होगा समझते हैं। ये हाइट अगर h है, ठीक है, तो इस वक्त ये वेज और ये पार्टिकल दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएंगे, मतलब ये दोनों ही आगे की तरफ कुछ वेलोसिटी v से चलने लग जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये पार्टिकल वेज के ऊपर स्लाइड कर रहा होता अभी भी ऊपर, तो ये मैक्सिमम हाइट होती ही नहीं। ये वेज चला क्यों? क्योंकि पार्टिकल और वेज के बीच में एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। पार्टिकल इसके ऊपर जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगा उसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस वेज को चलाएगा। कोई भी फोर्स यहां पर नॉन कंजर्वेटिव नहीं है जिसका वर्क हो रहा हो, सिर्फ mg का वर्क हो रहा होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब इनिशियल मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन mv0 should be equal to final momentum which is 4m plus m in horizontal direction multiplied by v and v is equal to therefore v0 by 5। ठीक है, तो जिस वक्त ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा उस वक्त इसकी रफ्तार हो जाएगी v0 by 5। आगे सुनो, इस पूरी प्रोसेस के लिए काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम कंजर्व्ड रहेगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी, बाद में हाफ 5m मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट बाय 5 का स्क्वायर, वी नॉट बाय 5 का स्क्वायर, बाद में काइनेटिक एनर्जी, साथ के साथ ये ब्लॉक थोड़ी सी हाइट गेन कर लिया, मतलब mgh। यहां पर देखो सिर्फ और सिर्फ mg का वर्क हुआ, इसलिए ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी को मैं कंजर्व कर पाया। यहां से अगर mgh की वैल्यू हम निकालेंगे, mgh, तो देखो ये है 1/2 mv0 स्क्वायर, और यहां पर एक 5 तो चला जाएगा, तो ये 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 माइनस 1/10 mv0 स्क्वायर। ठीक है, तो h की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो वो हो जाएगा, देखो एलसीएम लेंगे तो यहां पे 5 माइनस मतलब 4/10, 4/10 क्या होगा 2/5, m तो कैंसिल हो गया, v0 का स्क्वायर अपॉन g। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, ये वो मैक्सिमम हाइट है जो ये पार्टिकल जाएगा, 2/5 v0 स्क्वायर अपॉन g, 2/5 v0 स्क्वायर अपॉन g। ठीक है, तो यहां पर v0 को v लिखा हुआ है, तो ठीक है, 2/5 v0 स्क्वायर अपॉन g। ठीक है, ऑल राइट, आगे चले, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 था, देन 13, 2/5 v0 अपॉन, ठीक है, ये सही टिक किया ना, हाँ ओके। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ब्लॉक ऑफ मास m lying on a smooth horizontal surface is attached to a spring of negligible mass of constant k. The other end of the spring is fixed as shown in the figure. Block is initially at rest in an equilibrium position. If now the block is pulled with a constant force F, the maximum speed of the block is। अभी देखो हो क्या रहा होगा ना, कि जैसे जैसे आप इसको खींचते जाओगे इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स डेवलप होता चला जाएगा। जब ये वापस से इक्विलिब्रियम में आएगा, मतलब यहां पे ये वाला पॉइंट अगर ऐसा 0,0 था, यहां पर अगर x इक्विलिब्रियम तक आप आ गए यहां तक, ठीक है, यहां तक आने में ये जो अप्लाइड फोर्स है स्प्रिंग फोर्स से बड़ा रहेगा। यहां पर इस पॉइंट पर के एक्स इक्विलिब्रियम एफ के इक्वल हो गया, और इसके बाद के एक्स ग्रेटर देन एफ हो जाएगा, मतलब इस पॉइंट के बाद स्प्रिंग फोर्स ज्यादा हो जाएगा, ये कांस्टेंट फोर्स कम, तो नेट फोर्स अंदर की तरफ, और इसलिए रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन यहां से यहां तक ही हो रहा था, तो इक्विलिब्रियम पर यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। तो बस सिंपल है। अब अगर मैं यहां से यहां तक के लिए देखूं तो मैं क्या करूंगा कि चलो यहां मैं बना देता हूं, हम लोग इधर की तरफ कांस्टेंट फोर्स लगा रहे थे F, ठीक है, और यहां पर x इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर F और kx इक्विलिब्रियम इक्वल हो जाएगा, तो x इक्विलिब्रियम की वैल्यू हो जाएगी F अपॉन k। ठीक है, यहां तक फोर्स का वर्क कितना होगा, F इंटू एक्स इक्विलिब्रियम। स्प्रिंग का वर्क कितना होगा, k/2 इनिशियल एक्सटेंशन का स्क्वायर माइनस फाइनल एक्सटेंशन का स्क्वायर, मतलब माइनस के एक्स इक्विलिब्रियम का स्क्वायर बाय 2। और ये ओवरऑल वर्क हमको निकालना क्या है, मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, ये ओवरऑल वर्क अगर यहां पर अगर वेलोसिटी जो हम देख रहे हैं ना वही मैक्सिमम होगी, तो हाफ m v मैक्स का स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वैल्यू तो 0 थी। हो गया, वैल्यूज डालते हैं, f इंटू एफ बाय के, ये f स्क्वायर अपॉन के आया, माइनस के
एफ स्क्वायर अपॉन 2k स्क्वायर मतलब एफ स्क्वायर अपॉन 2k, ये हो जाएगा एफ स्क्वायर अपॉन 2k जो कि है हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। तो यहां से वी मैक्स की वैल्यू कितनी मिली देख लो, वी मैक्स की वैल्यू मिल गई एफ अपॉन रूट एम के, है ना। वी मैक्स की वैल्यू मिल गई एफ अपॉन रूट एम के। आराम से देखते हैं और कौन सा ऑप्शन है, एफ अपॉन रूट एम के, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब यहां लिखा हुआ है पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस r such that its centripetal acceleration is varying with time t as a is equal to k square r t square r where k is a constant, power delivered to the particle by the force acting on it is given by। all right, तो देखो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर आर, ये हमको गिवन है के स्क्वायर आर मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर, और यहां से आर आर कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी के टी। ठीक है, ओमेगा मिल गया। अगर ओमेगा मिल गया तो v होता है आर ओमेगा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी के टी आर, ये हो गई स्पीड। ठीक है, चलो ये सही है। अगर मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है तो वो हो जाएगा आर अल्फा, और ओमेगा को डिफरेंशिएट करोगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी ओमेगा बाय डी टी मतलब के, तो ये हो जाएगा आर टाइम्स के। अब देखो पावर जो होता है, पावर ये होता है एफ डॉट वी। अब देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स होता है, टेंजेंशियल फोर्स, तो सेंट्रिपिटल फोर्स तो आएगा नहीं, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। टेंजेंशियल फोर्स कितना होगा, m इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब आर के, ये हुआ टेंजेंशियल फोर्स, और इसको स्पीड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो कितना हुआ आर के टी आर, राइट, के टी आर, के टी आर। तो ये इफेक्टिवली हुआ कितना, m आया, r दो बार आया है, k भी दो बार आया है और t आया है, तो r दो बार, k भी दो बार और t एक बार, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। पावर होगा m r स्क्वायर k स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय t। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कांस्टेंट पावर डिलीवरिंग मशीन has stored a box which was initially at rest along a horizontal straight line, distance moved by the box in time t is proportional to। अब देखो पावर कांस्टेंट है तो जो वर्क होगा पावर मल्टीप्लाइड बाय टी, ये होगा वर्क इन टाइम टी, जो कि हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो, क्योंकि रेस्ट पर से शुरू किया था। तो क्या यहां से आपको v का वैल्यू 2pt अपॉन m का पावर 1/2 मिलेगा, है ना, जिसको मैं लिख सकता हूं dr बाय dt। ठीक है, और इसका मतलब होगा dr इज इक्वल टू 2p बाय m अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय t का पावर 1/2 dt। अगर इसको 0 टू t इंटीग्रेट करोगे आप और यहां पर 0 टू r, तो हमको r का वैल्यू मिलेगा अंडर रूट 2p बाय m, और यहां पर t पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो यहां पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 और न्यूमरेटर में आ जाएगा 2।
इसको फर्दर अगर हम लोग देखें, इतने से हमारा काम तो बन गया, लेकिन यहां डेरिवेशन कर ही रहे हैं, तो पूरी बात लिख लेते हैं, क्योंकि अगले क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ आने वाला है, तो हम लोग नहीं करेंगे। तो यहां पर आर की वैल्यू आ गई, ये 2 और 3 को अंदर लेके गए तो 4/9 होगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √8p/9m मल्टीप्लाइड बाय t पावर 3/2 है ना, ये हो गया r। तो t पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल तो हो गया, और हमारा ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली वही सवाल, एन ऑटोमोबाइल ऑफ मास m accelerates starting from origin and initially at rest while the engine supplies constant power p, position is given as a function of time t by। अभी अभी हम लोगों ने एग्जैक्टली यही क्वेश्चन किया, पोजीशन हमको कैसे मिलता है, √8p/9m, आर की वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट करी है, पिछले क्वेश्चन में सेम प्रॉब्लम था, 8p/9m मल्टीप्लाइड बाय t पावर 3/2, और इसके लिए जवाब कौन सा होगा हमारा, 8p/9m t पावर 3/2। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये 2021 में क्वेश्चन आया था और ये भी 2021 में क्वेश्चन आया, अलग अलग शिफ्ट्स में। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही सवाल है, कुछ खास तो इसमें है नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन आर इज गिवन बाय यू इज इक्वल टू a/r⁻10 माइनस b/r⁻5। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17। Where r is interatomic distance, a and b are positive constants, equilibrium distance between the two atoms will be। आपको मालूम है कि जो फोर्स होगा वो माइनस du/dr होगा, और इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स 0 होना चाहिए। तो ये तो हो जाएगा a, r⁻−10 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, -10 r⁻−11, मतलब r⁻11 इधर, माइनस b, r⁻−5 का डिफरेंशिएशन -5, r⁻−5 प्लस -5 एंड यहां पे -1। ठीक है, r⁻6 डिनोमिनेटर में आ गया, इसको हमको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। यहां से हम लोग बोल पाएंगे r⁻11/r⁻6, r⁻11/r⁻6 ये हो जाएगा 10a/5b या फिर 2a/b, और यहां से r की वैल्यू 2a/b का पावर 1/5। ठीक है, r की वैल्यू 2a/b का पावर 1/5। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो इज द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन in a system in which a particle is in one-dimensional motion while a conservative force Fx acts on it. Suppose that E mechanical is 8 joule, total mechanical energy कितनी है, 8 joule। अब आप देखो, दो तीन बातें हमको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी, डेल्टा U मतलब U प्लस के ई, ये होगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी 8 जूल, यहां पे कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी पॉइंट पर हमको निकालना है तो 8 माइनस वहां पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ये तब मैक्सिमाइज होगा व्हेन पोटेंशियल एनर्जी अटेन्स इट्स मिनिमम वैल्यू, राइट। चलो इतनी समझ से हम लोग देखते हैं। एट x इज इक्वल टू x3 काइनेटिक एनर्जी इज 4 जूल। देखो x इज इक्वल टू x3 पर यहां पर पोटेंशियल है 4, तो काइनेटिक भी 4 होना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल सम कितना है 8, तो ये तो सही है। एट x ग्रेटर देन x4 काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द रीजन। x ग्रेटर देन x4, देखो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी 6 है तो 6 प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 8, तो ये कांस्टेंट रहेगा और ये कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 जूल, तो ये भी सही है। At x less than x1 kinetic energy is smallest and the particle is moving at the slowest speed। x less than x1 पर पोटेंशियल एनर्जी है 8, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑप्शन सी में काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी
और पार्टिकल मूव नहीं कर रहा होगा, वो क्या होगा? एट रेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे लिए गलत ऑप्शन है। At x is equal to x2 kinetic energy is greatest and the particle is moving at the fastest speed। सही बात है, x is equal to x2 पर देखो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो ये फास्टेस्ट स्पीड पे चल रहा होगा। ठीक है, तो ये तीन सही है, सी गलत है। और हमको बताना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है तो हमारे लिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो ये गलत है इसलिए सही है। अब यहां पे ध्यान रखना, हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को टिक करना था, तो यहां मैंने ऐसा टिक टिक क्रॉस टिक कर रखा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये गलत है। समझ रहे हो? ऑप्शन सी ही आपको आंसर में देना था। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं। यहां लिखा हुआ है, अब ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। Force F is equal to 5 plus 3y square acts on a particle in y direction, where F is Newton and y is in meter. Work done by the force during displacement from y is equal to 2 meter to y is equal to 5 meter. Variable force है, तो वर्क सिंपली मैं क्या लिख सकता हूं? F dy का इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 5, राइट? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 5 प्लस 3y स्क्वायर dy फ्रॉम 2 to 5। ये इफेक्टिवली आएगा कितना? 5y प्लस y क्यूब 2 to 5। चलो भाई वैल्यूज निकालते हैं। तो वर्क हम लिखेंगे, अपर लिमिट डालेंगे तो 5 इंटू 5 25 और 5 क्यूब 125। 25 एंड 125 कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा क्या? माइनस यहां पर 10 प्लस 8, राइट, 18, तो क्या ये 132 हो जाएगा? 132 जूल्स वर्क। ठीक है, तो हमको वर्क जूल में ही कैलकुलेट करना था, तो ये हो जाएगा कितना? 132। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। स्मॉल पार्टिकल मूव्स टू द पोजीशन फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। ये है फाइनल पोजीशन और ये है इनिशियल पोजीशन, और हमको वर्क निकालना है। तो देखो फोर्स तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। रही बात डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर इज 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, एंड इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। एंड इफ वी टेक डिफरेंस 5i कैप माइनस 2i कैप कितना होगा? 3i कैप। then minus 2i cap minus 2i cap minus 2j cap minus 3j cap is minus 5j cap, and k cap minus 4k cap is minus 3k cap। ये हुआ हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट। वर्क कांस्टेंट फोर्स का निकालने के लिए हमको सीधे डॉट प्रोडक्ट करना रहता है, सीधे सीधे डॉट प्रोडक्ट करते हैं। 15 माइनस 10 देन माइनस 21, तो ये कितना हो गया? माइनस 13। एक मिनट, फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, हाँ ये इनिशियल पोजीशन था ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल एक बार चेक कर लेते हैं। 5i कैप माइनस 2i कैप 3i कैप आया, माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3j कैप माइनस 5j कैप। ठीक है, और k कैप माइनस 4k कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, तो ये हो गया 15 और ये हो गया माइनस 10 और ये हो गया माइनस 21। तो ये कितना हो गया? 15 मतलब 5 और माइनस 21, तो क्या ये 16 न्यूटन हो गया? ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया माइनस 16 ना, माइनस 16 आया ना, 6 माइनस 16 जूल, न्यूटन नहीं, माइनस 16 जूल। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा माइनस 16। ठीक है, ऑल राइट, आगे चलें। ये था क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं।
A force F is equal to 2 plus 3x I cap acts on a particle in x direction where F is in Newton, x is in meter. Again, वैसा ही क्वेश्चन, वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 4. तो हम लोग वर्क लिखेंगे सिंपली 2 प्लस 3x आई कैप का डॉट प्रोडक्ट dx आई कैप के साथ में dx, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू 4. डायरेक्ट ये ऐसा आ जाएगा 2x प्लस 3x स्क्वायर बाय 2, 0 टू 4. अपर लिमिट डालोगे तो आएगा 8 माइनस 16 बाय 2, 8, 24 प्लस 24, राइट, माइनस लोअर लिमिट तो 0 आ जाएगी. तो ये कितना आ जाएगा, 32 जूल आ जाएगा क्या. तो वर्क हो जाएगा इस केस में 32 जूल. ठीक है, आगे चलते हैं. 21 के बाद में क्वेश्चन नंबर 22. अब ध्यान दो, ये जेईई एडवांस्ड का क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में पहले हम कुछ बातें क्लियर करते हैं. ए बी प्रोसेस में देखो, ए बी प्रोसेस में क्या आपको दिख रहा है कि y का वैल्यू है 1 और dy, चूंकि y कांस्टेंट है तो dy की वैल्यू है 0. बीसी प्रोसेस में x का वैल्यू है 1 और dx का वैल्यू 0. CD प्रोसेस में अगेन y का वैल्यू है 0.5 और dy का वैल्यू है 0. DE प्रोसेस में x का वैल्यू है 0.5 और dx का वैल्यू है 0, है ना. रही बात EF और FA की, तो उसका हमको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि EF प्रोसेस में y की वैल्यू 0 है और dy की वैल्यू 0 है. यहां ये वाली प्रोसेस में dx 0 है, x की वैल्यू भी 0 है. ठीक है, अब देखते हैं WAB, वर्क डन इन प्रोसेस AB. अगर मुझे निकालना है तो सबसे पहले तो चलो मैं क्या करता हूं, मैं बोलूंगा DW, ये हो जाएगा F डॉट DR. डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये आ जाएगा, और dr वेक्टर हमारे लिए होगा क्या, बाय द वे पहले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने कर लिया था, dx आई कैप प्लस dy j कैप. डॉट प्रोडक्ट अगर करोगे तो अल्फा y dx प्लस 2 अल्फा x dy. ठीक है, चलो अब निकालते हैं WAB. तो WAB में देखो, AB प्रोसेस में यहां y का वैल्यू 1 डालूंगा, dy 0 होगा तो ये हट जाएगा. तो मैं बोलूंगा एक अल्फा dx की वैल्यू 0 टू 1, 0 टू 1. ठीक है, तो ये आ गया अल्फा. WBC, अब देखो BC प्रोसेस में x का वैल्यू 1 डालूंगा और dx का वैल्यू 0 डालूंगा. तो ये मेरे लिए हो जाएगा 2 अल्फा, देन dy का इंटीग्रेशन 1 से 0.5. तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से माइनस 0.5 इंटू 2, मतलब माइनस अल्फा. WCD, अब देखो CD प्रोसेस में y की वैल्यू 0.5 और dy की वैल्यू 0, तो वो हट जाएगा. तो ये हो जाएगा 0.5 अल्फा, 0.5 अल्फा और dx का इंटीग्रेशन, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, फाइनल वैल्यू 0.5 और इनिशियल वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा माइनस 0.5, तो ये हो जाएगा माइनस 0.25 अल्फा. ठीक है, ऑल राइट. और अब पेज चेंज कर लेते हैं. तो W हम लोगों ने CD तक कर लिया था, DE निकालने के लिए. अब देखो DE प्रोसेस में क्या हो रहा है, यहां पर अगर आप देखो क्या हो रहा था, x की वैल्यू 0.5 थी और dx 0 था, तो ये हट गया. यहां पे 0.5 डालोगे तो अल्फा dy, अल्फा और dy का इंटीग्रेशन करोगे, dy का इंटीग्रेशन, तो फाइनल वैल्यू y की 0, इनिशियल वैल्यू 0.5, तो क्या ये माइनस 0.5 आएगा.
माइनस 0.5 अल्फा। अब यहां पर देखो y0 dy0, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो गया। यहां पे x0 dx0, तो फिर से पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो गया। तो बाकी दोनों प्रोसेस में वर्क तो हो नहीं रहा। तो ओवरऑल वर्क देखो, अल्फा माइनस -0.25 अल्फा और -0.5 अल्फा, तो ओवरऑल वर्क हो गया -0.75 अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी थी? -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.75 जूल। ये हो गया हमारे लिए वर्क, तो आंसर हो जाएगा 0.75। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यहां देखो, अ क्लोज सर्कुलर ट्यूब ऑफ एवरेज रेडियस 15 centimeter, whose inner wall are rough, is kept in vertical plane. A block of mass 1 kilogram just fits inside the tube. The speed of the block is 22 meter per second. When it is introduced at the top of tube, after completing 5 oscillations, the block stops at the bottom region of the tube. Work done by the tube on the block is। ठीक है, अब देखो ट्यूब का कुछ वर्क होगा, वर्क डन बाय ट्यूब प्लस वर्क डन बाय mg, ये होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनली तो ये रेस्ट पे आ गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर। तो यहां से वर्क डन बाय ट्यूब ये आ जाएगा माइनस, देखो mg का वर्क कितना होगा? mgh, तो ये हो जाएगा माइनस mgh इधर आके माइनस हाफ mv स्क्वायर। अब बस ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखते हैं मास कितना। मास हमको लिखा है यहां पर, कहां लिखा है? 1 kg। ठीक है, 1, तो -1। हाइट जो है वो डायमीटर के इक्वल हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.3 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये तो आ जाएगा -3। इधर आओ, माइनस हाफ वेलोसिटी का स्क्वायर 22 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाय 22, एक्चुअली 22 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो ये होगा -3 माइनस 22 का 10 टाइम्स 220, और उसमें 22 और ऐड करोगे तो 242, राइट। तो ये है वर्क जो कि हो जाएगा -245 जूल। ठीक है, तो -245 जूल। ठीक है, ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। Body of mass 2 kilogram is initially at rest. It starts moving unidirectionally under the influence of a source of constant power P. Its displacement in 4 seconds. हमने अभी अभी ऐसा क्वेश्चन किया था। ठीक है, हमने बोला था कि देखो हाफ mv स्क्वायर ये हो जाएगा कितना? P मल्टीप्लाइड बाय T के इक्वल। ठीक है, और यहां से V की वैल्यू जो कि dr बाय dt होती है, ये हो जाएगा 2p बाय m अंडर रूट और t का पावर 1/2। तो r का वैल्यू हमको मिल गया था अंडर रूट ऑफ 2p बाय m, और इंटीग्रेशन में डायरेक्टली कर दे रहा हूं, t पावर 3/2 अपॉन 3/2 ऐसा। ठीक है, जो कि अंदर जाकर के अंडर रूट ऑफ 8p बाय m मल्टीप्लाइड बाय t पावर 3/2 हो गया था। ठीक है, ऑल राइट, अब बस वैल्यूज डालनी है। तो 4 सेकंड में हमको 2 kg ब्लॉक का मास था, तो r का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8p बाय मास 2, और टाइम का वैल्यू 4, उसका रूट होगा 2 का क्यूब हो जाएगा 8, है ना? ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये रूट बाहर आकर के इफेक्टिवली बन जाएगा 4/2, तो ये 16 रूट p मीटर आ जाएगा, है ना? और ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ गड़बड़ हो गई, 8p बाय 9m आएगा ना इधर, 9m ओ हो, तो यहां पे भी तो 9 रहेगा।
तो ये ऐसा 9 आ जाएगा क्या? ठीक है, रूट के बाहर लाओगे तो 3 आ जाएगा ना, 3 3। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर 16 ना, तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 4, अल्फा इज 4। ठीक है, यहां पर इसको 3 को अंदर लेके आओगे तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, तो अल्फा इज 4। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 लिखा हुआ है, बॉडी इज ड्रॉप्ड ऑन अ ग्राउंड फ्रॉम हाइट h1 एंड आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड इट रीबाउंड्स to a height h2 if ratio of velocities of the body just before and after hitting the ground is 4, then percentage loss in kinetic energy of the body is okay। ठीक है, तो देखते हैं, यहां पर हमको लिखा हुआ है कि एक बॉडी को h1 हाइट से ड्रॉप किया। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे लिए 1/4। इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा 1/16। ठीक है, तो ऑल राइट, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ये होगा के इनिशियल माइनस के फाइनल अपॉन के इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100। यही होगा परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। चलो वैल्यूज डालते हैं, मैं यहां पर के इनिशियल को 16 टाइम्स के फाइनल बोल देता हूं, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 1 15 अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। और ये कितना आ जाएगा अगर इसको 4 से मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1500 अपॉन 16, ये आया 1500 अपॉन 16 और 1500 का 1/4 ना, तो यहां पर ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 1500 का 1/4। ओके, कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 यहां लिखेंगे, यहां पे आएगा 25, तो 25 इंटू 15, 25 इंटू 15 वो हमारा आंसर होगा। 25 का 10 टाइम्स होता है 250 और 5 टाइम्स होता है 125, तो x की वैल्यू क्या 375 हो जाएगी। 375 देख लो, 250 और 125, 375, x की वैल्यू हो जाएगी 375। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है x इज 375। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हुआ है, बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ऑन अ प्लेटफॉर्म फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ वर्टिकल स्प्रिंग। ऐसा एक वर्टिकल स्प्रिंग है, द बॉल स्टेज ऑन द प्लेटफॉर्म एंड द प्लेटफॉर्म इज डिप्रेस्ड बाय अ डिस्टेंस h/2, द स्प्रिंग कांस्टेंट इज। अगर ये ऐसा h/2 हाइट तक डिप्रेस होता है तो सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग फोर्स का वर्क हो रहा होगा और mg का वर्क हो रहा होगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ओवरऑल एनर्जी कंजर्व रहेगी, है ना। अगर यहां पे वेलोसिटी 0 है, फाइनली भी वेलोसिटी अगर 0 रहेगी तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो 0 हुआ। मैं शुरू में मतलब इस लेवल पर ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यहां पर मैं ले लेता हूं 0, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को। तो शुरुआत में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये h/2 से डिप्रेस हुआ, h/2, राइट। तो शुरुआत में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh/2, और जब स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा हाफ के h/2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहां से k की वैल्यू मिलेगी mgh, हाफ और हाफ तो कैंसिल होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो,
अपॉन एच स्क्वायर, मतलब 4 mg/h, 4 mg/h, है ना, ऐसा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी अगर इसको 0 यहां पे लिया तो h प्लस h/2, ना 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 ना, ये तो हो जाएगा 3, ऐसा 3 mg/h, है ना। अब हाफ और हाफ कैंसिल होगा तो k का वैल्यू मिल जाएगा 3 mg, और यहां से 4 ऊपर की तरफ आ जाएगा तो मल्टीप्लाइड बाय 4, और h तो कैंसिल होगा, यहां पे आएगा h। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं। 12, मास कितना, मास है 100 ग्राम, मतलब 0.1, g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, और एक 4, नहीं 4 तो हो गया, 12 में हो गया, डिवाइडेड बाय h, h है 10 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.1 मीटर। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 न्यूटन पर मीटर, SI यूनिट में 120 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 120। ये था क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में, as shown in the figure, a particle of mass 10 kg is placed at a point A. When the particle is slightly displaced to its right, it starts moving and reaches the point B. Speed of the particle at B is x meter per second. Value of x to the nearest integer is. ठीक है, तो अगर A से B तक हम देखेंगे तो हम बोल सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ m VB का स्क्वायर माइनस, शुरुआत में आपने A पर से रिलीज किया था तो A पर वेलोसिटी है 0, ये हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, जो कि हो जाएगा mg इनिशियल हाइट माइनस फाइनल हाइट, 10 - 5, है ना। तो m और m तो चला गया, तो VB का वैल्यू यहां से आ जाएगा √2 × 5 × g की वैल्यू 10, कितना आया ये, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो B पॉइंट पर वेलोसिटी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड पॉइंट B पर 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे लिए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग गन हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर, a small ball B of mass 100 gram is put in its barrel. By compressing the spring through 0.05 meter, there should be a box placed at distance d on the ground so that the ball falls in it. If ball leaves the gun horizontally at a height 2 meter above the ground, value of d is। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि स्प्रिंग को अगर हमने कंप्रेस किया, ओहो, तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 28। तो हम बोल पाएंगे हाफ kx² इज इक्वल टू हाफ mv², और यहां से v की वैल्यू आ जाएगी कितनी, √k/m मल्टीप्लाइड बाय x। चलो जरा ये कैलकुलेट कर लेते हैं। अंडर रूट k 100 बाय m, m क्या है, 0.1 है क्या, ठीक है, ठीक है, 0.1, मतलब ये हो जाएगा हमारा 0.1, और v² की वैल्यू क्या होगी, अच्छा v तो हमको निकालना था, x की वैल्यू क्या होगी, अगर x की वैल्यू देखें तो 0.05, ठीक है, तो ये हो गया 0.05, ठीक है, ऑल राइट। तो ये हो जाएगा v, यहां से हो जाएगा 0.5, मैं 100 का रूट बाहर लूंगा तो 10 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 हो जाएगा 0.5, और 1/10 को मैं सिंपली 0.1 को मैं सिंपली √10 लिख देता हूं, ये आ गया। ठीक है, अब क्या, अब अगर आपको रेंज निकालना है तो देखो, ऐसा एलिवेटेड प्रोजेक्टाइल के लिए रेंज होता था v √2h/g, है ना। तो ये हमारे लिए हो जाएगा 0.5 और रूट में 10, ठीक है, √2, हाइट थी 2,
अपॉन जी की वैल्यू 10 डाल देता हूं, तो √10 और √10 कैंसिल हो गया, 0.5 इंटू 2 ये हो गया 1 मीटर। तो ये हमारे लिए हो गया रेंज, जो कि हो जाएगा डी का वैल्यू। ठीक है, ये ऐसा जा करके कहीं पे गिरेगा और ये जो डिस्टेंस है डी, वही हमारा रेंज हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें लिखा हुआ है स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3 एज शोन इन द फिगर, हाइट h at which the block will lose contact from the surface of the sphere is। ठीक है, देखते हैं। आप देखो, क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि ये इस तरीके का हमारा हेमिस्फीयर था, ये तो पूरा स्फीयर बन गया, हेमिस्फीयर बना लेते हैं। मान लेते हैं ये ऐसा वर्टिकल के साथ में कोई एक एंगल था, यहां पे थीटा, राइट। यहां पर ये पार्टिकल बस कांटेक्ट लूज करने वाला है, तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से होंगे? एक तो नीचे की तरफ होगा mg, और चूंकि कांटेक्ट लूज होने वाला है तो यहां पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स 0 हो चुका होगा। mg का एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा mg sin थीटा। अगर इस वक्त इस पार्टिकल की वेलोसिटी है v, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि mg cos थीटा ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, तो mv स्क्वायर अपॉन r के इक्वल हो जाएगा। यहां पर रेडियस क्या था? कैपिटल R। ओके, या फिर यहां से v स्क्वायर की वैल्यू rg cos थीटा। फर्दर अगर मैं शुरू का पॉइंट 1 और ये वाला पॉइंट 2 पर एनर्जी कंजर्व करना चाहूं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि देखो, अगर मैं ये वाला गैप निकालना चाहता हूं, ये वाला गैप, तो ये गैप होगा ओवरऑल है r माइनस r cos थीटा, तो ये वाली वैल्यू तो हो जाएगी r 1 माइनस cos थीटा। तो वर्क डन बाय mg मतलब mg r 1 माइनस cos थीटा, ये हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv स्क्वायर। यहां से v स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 2rg 1 माइनस cos थीटा। ऑल राइट, तो 2rg माइनस 2rg cos थीटा, ये हो जाएगा rg cos थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा 2/3, 2/3। ठीक है, तो वर्टिकल से cos इनवर्स 2/3 एंगल पर यह बॉडी गिर जाता है। खैर, हमको तो ये हाइट निकालनी थी। कौन सी हाइट? ये वाली हाइट, ये h। ठीक है, तो हमारे लिए h क्या r cos थीटा है? r cos थीटा मतलब 2/3 टाइम्स r। और अगर मैं r की वैल्यू देखूं, तो r की वैल्यू गिवन थी 3 मीटर, तो r का वैल्यू अगर 3 मीटर डाल दूंगा तो ये हो जाएगा 2 मीटर। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 30 एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। An engine is attached to a wagon through a shock absorber of length 1.5 meter. System with total mass of 40,000 kilogram is moving with a speed of 72 km per hour. When the brakes are applied to bring it to rest, in the process of the system being brought to rest, the spring of the shock absorber gets compressed by 1 meter. If 90% of the energy of the wagon is lost due to friction, spring constant is। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू में एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी शुरू का कितना था वो देखते हैं। हाफ इंटू मास 40,000, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय स्पीड देखो का स्क्वायर, ये 72 जो है ना, 72 v तो आप बोल सकते हो 72 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 मीटर पर सेकेंड, जो कि हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। ठीक है, ऑल राइट।
तो 20 का स्क्वायर हुआ 400 का हाफ हुआ 200। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 और 4 मतलब कि 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 4 और 10 पावर 2 10 पावर 6 जूल। इसका 10% होगा एनर्जी का 10% ऑफ के इनिशियल, इसका 1/10 हो जाएगा, मतलब 8 इंटू 10 पावर 5। ये होना चाहिए हाफ के मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी है 1, कितना था x का वैल्यू कंप्रेस बाय 1 मीटर, ठीक है 1 का स्क्वायर। ऑल राइट, तो यहां से k का वैल्यू कितना मिला 16 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और ये था हमारा आखिरी सवाल। ठीक है, तो बस इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम किसी और चैप्टर के पीवाईक्यूज देखेंगे। तो ऐसे ही बने रहे मंजिल प्रैक्टिस सीरीज में। थैंक यू।